जीवन उड़ान नहीं भर सकता, लेकिन बदल सकता है। उम्मीद कम हो सकती है, लेकिन मर नहीं सकती। इसी उम्मीद के साथ मेरे उम्मीद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता आज के इस वीडियो में न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने रखने जा रही हूँ। यह वीडियो आपका अधिक समय न ले, अतः इसे मैंने 2 पार्ट में बनाया है। यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और ऐसी उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप सभी अंत तक ध्यान से सुनेंगे और सब्सक्राइब और लाइक भी करेंगे। तो चलो देखते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालय में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें हम सबको जानना जरूरी है। हम सबको गर्व होना चाहिए कि मध्य प्रदेश न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला अग्रणी राज्य बन गया है। 1968 व 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की यह तीसरी शिक्षा नीति है और नई शिक्षा नीति में यह परिवर्तन 34 साल बाद हुए हैं। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी में कितने सालों बाद ये परिवर्तन हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है 34 साल बाद ये परिवर्तन हुए हैं और 1968 व 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की यह कौन सी शिक्षा नीति है। तो थर्ड शिक्षा नीति है और मध्य प्रदेश हमारा अग्रणी राज्य बन गया है इसे लागू करने वाला। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी की अध्यक्षता में तैयार यह शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को लागू की गई थी। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, इसमें भी 2 प्रश्न बन जाएंगे। एक तो किसकी अध्यक्षता में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई थी, तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी की अध्यक्षता में तैयार की गई थी और 29 जुलाई 2020 को ये लागू की गई थी। ध्यान रखना है दिनांक को भी। इस शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा को उत्कृष्ट बनाना, विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना, भारत के प्राचीन ज्ञान और परंपरा को शिक्षा से जोड़ना, मातृभाषा को महत्व देना और छात्रों को ग्लोबल सिटीजन बनाना। स्कूल एजुकेशन सिस्टम को समझ लेते हैं, ये क्या है। तो स्कूलों में 10-2 को खत्म कर दिया है और अब शुरू हो रहा है 5+3+3+4 फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट क्या है? 5+3+3+4 फॉर्मेट, इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल में पढ़ने का वर्ष बढ़ गया है। नई शिक्षा नीति में बच्चे 5 साल तक फाउंडेशन स्टेज में, 3 साल तक प्रिपरेटरी स्टेज में, 3 साल तक मिडिल स्टेज में और 4 साल तक सेकेंडरी स्टेज में बिताएंगे। इसे हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं। इसे कुछ हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पहले 10+2 चलता था, लेकिन अब 5+3+3+4 स्टार्ट किया गया है। तो जो फर्स्ट स्टेज है 5 इयर्स की, उसे हम फाउंडेशन स्टेज बोल रहे हैं, जिसमें 2 भागों में डिवाइड कर दिया, जिसे 3+2। तो जो 3 इयर्स होंगे, जिसमें बच्चे की जो उम्र होगी वो होगी 3 से 6 साल तक, और बच्चों के मस्तिष्क का जो 85% विकास होता है वो 6 वर्ष की अवस्था में हो जाता है, ऐसा माना गया है। तो इन 6 वर्ष में ध्यान रखते हुए आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चा पढ़ाई करेगा और आंगनवाड़ी केंद्र को उच्च गुणवत्ता का बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन सबसे शक्तिशाली माध्यम हो गया है। ECCE में मुख्य रूप से लचीली, खेल पर आधारित शिक्षा है और बहुआयामी और खोज पर आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है। जैसे अक्षर, संख्या का ज्ञान करवाया जाएगा बच्चे को, इंडोर आउटडोर गेम्स, पहेलियां सिखाई जाएगी, चित्रकला, शिल्प, संगीत आदि गतिविधियां भी शामिल की गई है इसमें। इसके बाद जो 2 इयर्स है उसमें क्लास फर्स्ट और सेकंड में बच्चा पढ़ाई करेगा और इसमें उम्र होगी इसकी 6 से 8 वर्ष। इसके बाद जो सेकंड स्टेज है इसमें 3 साल तक पढ़ना है इन्हें और उम्र होगी 8 से 11 वर्ष और क्लास होगी 3rd से 5th तक। इसके बाद जो मिडिल स्टेज आती है उसमें भी 3 साल तक रहेंगे और क्लास 6 से 8th तक पढ़ना होगा और उम्र होगी 11 से 14 वर्ष। और जो लास्ट स्टेज है स्कूल की वह सेकेंडरी एजुकेशन होगा, जिसमें बच्चे की उम्र होगी 14 से 18 वर्ष तक और
इसमें क्लास 9th to 12th में स्टडी करेगा। जो क्लास 4th स्टेज है जिसमें 9th से 12th तक पढ़ेगा, इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी रहेगी। साइंस या गणित के साथ फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ने की आज़ादी होगी। तो यहाँ पर बच्चा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकता है, ये बहुत अच्छी बात है। 9th क्लास से ही सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकता है और अपनी चॉइस का सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकता है। क्लास 10th में सब्जेक्ट के साथ लेवल सिलेक्ट करने की सुविधा दी गई है। लेवल सिलेक्ट करना मतलब क्या? मीन्स क्लास 10th में यदि बच्चा मेस में पढ़ाई कर रहा है बट आगे वो हायर एजुकेशन में मेस में नहीं जाना चाहता है और मेस में पढ़ाई नहीं करना है उसे, तो यहाँ पर वो लेवल सिलेक्ट कर सकता है। यदि वो हायर एजुकेशन में मेस में नहीं पढ़ना चाहता है तो यहाँ पर 2 लेवल दे रखे हैं। एक लेवल होगा एडवांस और एक होगा मीडियम। तो वो मीडियम में पढ़कर क्लास 10th में मैथ सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकता है। लेकिन यदि वो हायर स्टडी के लिए मैथ्स में ही जाना चाहता है तो उसे एडवांस सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। कक्षा 6ठी से ही बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा भी दी जाएगी। 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा को आसान बनाया जाएगा। 5वीं की कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई को महत्व दिया जाएगा। स्कूल कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण के लिए कुछ सिस्टम बनाए जाएंगे। उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा और 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान बनाने का प्रयास किया जाएगा। टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा के इस्तेमाल पर महत्व दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल संसाधनों से लैस कराने जैसी योजनाएं भी शामिल की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में MPhil को समाप्त किया जा रहा है और ग्रेजुएशन में 3-4 साल की डिग्री मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि पहले 1 या 2 साल पढ़ाई करने के बाद यदि वो पढ़ाई छोड़ देता था तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता था, लेकिन अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद यदि वो पढ़ाई स्टूडेंट छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल के बाद उसे डिप्लोमा मिलेगा और 3 से 4 साल के अंदर उसे 3 साल में उसे डिग्री, और यदि 4 साल तक पढ़ता है तो डिग्री विथ रिसर्च मिलेगा। ये छात्रों में के हित में बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। उसके साल बर्बाद नहीं होंगे। 3 साल के बाद डिग्री उन छात्रों को मिलेगी जो हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहते हैं और शोध कार्य नहीं करना चाहते। लेकिन जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, आगे शोध कार्य करना चाहते हैं, उन्हें 4 इयर्स डिग्री प्लस रिसर्च मिलेगा। नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति मिलेगी। इससे भारत के स्टूडेंट विश्व के बेस्ट इंस्टीट्यूट में और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे। उन्हें विदेश नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन इस बात का भी बहुत विरोध किया जा रहा है। उच्च शिक्षा में किए गए परिवर्तन में JER ग्रास एनरोलमेंट रेशो में 50% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में जो रेशो है वो अभी 26.3% है, जिसे 2035 तक बढ़ाकर 50% करने का उद्देश्य किया गया है। JER क्या है, इसे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि माना स्कूल एजुकेशन में जो नामांकित बच्चे हैं वो 1000 हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में आने तक किसी कारणवश वो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं और उनका जो रेशो है वो 26% ही रह जाता है। इस रेशो को हमारी सरकार को डबल करना उद्देश्य है। अकादमिक लचीलापन, एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रीम लेते समय हार्ड सेपरेशन को कम कर दिया है। अब विद्यार्थी के पास मिश्रित चयन है। विद्यार्थी अपने मूल संकाय के अतिरिक्त किसी अन्य संकाय से भी विषय का चयन कर सकता है। ऑनलाइन सुविधा के अंतर्गत विद्यार्थियों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम स्वयं के संसाधन से पूर्ण करने का विकल्प रहेगा, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी भारत सरकार के स्वयं पोर्टल या मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध ऑनलाइन पाठ्यक्रम स्वयं के संसाधनों से पूर्ण कर सकते हैं।
चयन पर आधारित क्रेडिट सिस्टम। ये क्या है? इस सिस्टम पर आधारित पाठ्यक्रम 4 वर्षीय होगा। किसी भी संकाय में प्रवेशित विद्यार्थी को अपने संकाय से एक मुख्य मेजर विषय और एक माइनर विषय, एक वैकल्पिक विषय जिसे हम ओपन इलेक्टिव कहेंगे, और एक वोकेशनल या व्यावसायिक पाठ्यक्रम लेना होगा। इसके साथ ही परियोजना कार्य भी करना होगा इसे, जिसमें फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, कम्युनिटी एंगेजमेंट आदि अध्ययन करना होंगे। एकेडमिक स्ट्रक्चर, अकादमिक संरचना को भी कुछ समझ लेते हैं कि जो प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाला विद्यार्थी है उसे एक संकाय का चयन करना होगा। अपने ही संकाय से एक मुख्य विषय या मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। मुख्य विषय के 2 प्रश्न पत्र होंगे और भविष्य में यदि वो पीजी या स्नातकोत्तर डिग्री करना चाहता है तो इस मुख्य विषय में पात्र होगा, अतः विचार विमर्श करके ही इसका मेजर विषय का चयन करना होगा। विद्यार्थी को प्रवेशित या मूल संकाय से ही माइनर विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। मुख्य विषय के चयन करने के पश्चात जो शेष 2 विषयों में से ही अपने संकाय का एक विषय का माइनर विषय के रूप में चयन कर सकता है। चयनित मुख्य विषय का द्वितीय प्रश्न पत्र को भी वो यहाँ पर माइनर के रूप में सिलेक्ट कर सकता है। वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित मुख्य विषय का द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर सकता है। यदि विद्यार्थी वैकल्पिक या तीसरे विषय के रूप में अपने संकाय के वैकल्पिक विषय को यदि नहीं चुनना चाहता है तो अपने संकाय के अतिरिक्त किसी अन्य संकाय के सामान्य वैकल्पिक या ओपन इलेक्टिव विषय का चयन कर सकता है। प्रत्येक संकाय के सामान्य, वैकल्पिक या जिसे हम कहते हैं ओपन इलेक्टिव विषय, उनकी सूची पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। परियोजना कार्य, इसके अंतर्गत विद्यार्थी को अपनी रुचि, उपयोगिता एवं क्षमता के अनुसार प्रत्येक वर्ष अपने संकाय के कार्य क्षेत्र में परियोजना कार्य का चयन करना होगा। नवीन अकादमिक संरचना में परियोजना कार्य एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है और परियोजना कार्य आधारित शिक्षण विद्यार्थियों के व्यक्तित्व अथवा समूह में रहकर फील्ड स्टडी के माध्यम से न सिर्फ अनुसंधान करना सिखाएगा अपितु समूह में एक साथ घनिष्ठ रूप से कार्य करना भी सिखाता है। इसलिए परियोजना कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। व्हाट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट? तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को संक्षिप्त में ABC भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना ABC क्या है। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में ABC क्या है। तो ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक वर्चुअल स्टोर हाउस है जो हर स्टूडेंट के डेटा को रिकॉर्ड रखेगा। इसके लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद इन कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ के हर छात्र का डेटा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में स्टोर हो जाएगा। ऐसे में अगर यदि कोई छात्र किन्हीं कारण से बीच में पढ़ाई छोड़ भी देता है तो उससे संबंधित कोर्स के टाइम पीरियड के हिसाब से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर हम इसको समझ लेते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को किस तरह से काम करेगा ये। तो उदाहरण के तौर पर फर्स्ट ईयर में पास करने वाले स्टूडेंट को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वहीं सेकंड ईयर में पास करने वाले छात्रों को एडवांस डिप्लोमा और 3 साल कोर्स करने पर उसे ग्रेजुएशन की डिग्री और 4 साल की पढ़ाई करने पर उसे रिसर्च के साथ डिग्री दी जाएगी। यानी अगर बीच में पढ़ाई छूट जाती है तो छात्र जितना समय भी अपना कोर्स में पढ़ाई में लगाता है, समय देता है, उसका व्यर्थ नहीं जाएगा। उस टाइम पीरियड के हिसाब से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री उसे दी जाएगी। अब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट काम कैसे करेगा? तो जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है या जिसे हम संक्षिप्त में ABC कह रहे हैं, ये कमर्शियल बैंक की तरह काम करेगा और छात्र इसके ग्राहक होंगे। ABC इन स्टूडेंट्स के एकेडमिक क्रेडिट को स्टोर करेगा और छात्रों के एकेडमिक बैंक खाता खोलना होगा इसमें, और प्रत्येक अकाउंट होल्डर को एक यूनिट ID और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसे हम कहते हैं SOP प्रदान की जाएगी। छात्रों के एकेडमिक अकाउंट में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट द्वारा छात्रों को उनके द्वारा किए जा रहे कोर्सेज के लिए क्रेडिट दिया जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में है पाठ्यक्रम संरचना। इसे 4 भागों में डिवाइड किया है। इसे हम कुछ इस तरह से
समझ सकते हैं कोर्स स्ट्रक्चर को 4 भागों में किस तरह से डिवाइड किया है। तो फर्स्ट है खंड अ, जिसमें सामान्य जानकारी और लर्निंग आउटकम्स बताया गया है। तो इसमें पाठ्यक्रम की सामान्य जानकारी है, जैसे कि पाठ्यक्रम का कोड, पाठ्यक्रम का शीर्षक और उसके प्रकार इत्यादि जानकारी बताई गई है इसमें। और साथ ही लर्निंग आउटकम्स और क्रेडिट पॉइंट को भी बताया गया है। तो लर्निंग आउटकम क्या है, तो यह शिक्षा नीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स क्या होता है, तो इसे भी समझ लेते हैं कि जिसमें विषय के अध्ययन करने से विद्यार्थी क्या सीखेगा, उसके जीवन में क्या उपयोगिता होगी इसके सीखने से, और इस विषय को लेने से उसकी रोजगार में क्या क्या संभावनाएं बन सकती है, और इसके अध्ययन से वह कौन सा कौशल अर्जित करेगा, ये सब लर्निंग आउटकम में बताया गया है। और क्रेडिट पॉइंट क्या है, तो क्रेडिट पॉइंट से तात्पर्य अध्ययन के घंटों से है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रत्येक पेपर की स्टडी के लिए कुछ घंटे निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें हम क्रेडिट कहते हैं। खंड ब, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, कोर्स कंटेंट। खंड अ में सामान्य जानकारी और लर्निंग आउटकम है। खंड ब में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के बारे में है। इसमें प्रश्न पत्र को इकाईवार विषय वस्तु दे रखी है। खंड स, अनुशासित अध्यापन के संसाधन, रिसोर्स फॉर डिसिप्लिन टीचिंग। इसमें प्रश्न पत्र के अध्ययन के लिए किन पुस्तकों में सामग्री मिलेगी और इस हेतु कौन से लेखक और कौन सी पुस्तकों से पढ़ाई करना चाहिए, ये बताया गया है। और खंड जो द है उसमें मूल्यांकन विधि है, और इसके अंतर्गत बच्चे का मूल्यांकन किस तरह से होगा ये बताया गया है। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दो पार्ट में बच्चे का मूल्यांकन होगा। इंटरनल के अंतर्गत CCE और एक्सटर्नल के अंतर्गत यूनिवर्सिटी के द्वारा ली जाने वाली एग्जाम आती है। ग्रेड कार्ड किस तरह से बनेगा, तो वार्षिक परीक्षा AGPA और अंतिम परीक्षा परिणाम CGPA के रूप में बनेगा। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई ये सभी जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। और इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी का पार्ट 2 देखना नहीं भूले, क्योंकि उसमें मैंने आपको मार्कशीट कैसे बनेगी और क्रेडिट किस तरह से काउंट होंगे ये शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूले, और यह वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा ऐसी उम्मीद करती हूँ। थैंक यू।